गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सब लोग क्लास 10th का जो भौतिक विज्ञान है फिजिक्स के अंतर्गत फर्स्ट लेसन आपका समाप्त हो गया है। मतलब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन आपका फिनिश हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज से नेक्स्ट लेसन जो आपका है फिजिक्स का मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये लेसन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इस लेसन से तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज की क्लास में आप सभी लोग मानव नेत्र जो ह्यूमन आई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज का ये जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मानव नेत्र का पूरा वर्णन जो आपके सिलेबस में है उसके आधार पर किया जाएगा, इसलिए इस क्लास को आप सभी लोग कृपया पूरा देखें और नोट्स भी कंप्लीट करें। मैं नोट्स भी कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो पहले तो मानव नेत्र के बारे में आप सब लोग जानते हैं। हर एक मनुष्य के पास मनुष्य के 2 नेत्र होते हैं। ये प्रकृति की देन है। मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। उन सभी ज्ञानेंद्रियों में से जो ये ज्ञानेंद्रिय नेत्र है, आँख है, ये सबसे बहुमूल्य है, क्योंकि यदि ये ज्ञानेंद्रिय सही प्रकार से काम ना करे तो मनुष्य के बहुत सारे कार्य प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए नेत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मनुष्य के बॉडी का, ठीक है। मनुष्य के शरीर का सबसे बहुमूल्य अंग मानव का नेत्र है। अब मनुष्य को पहली चीज हम ये बता देते हैं कि कैसे किसी वस्तु को हम लोग देख लेते हैं, देखते कैसे वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं, इसका सारा वर्णन सारा अध्ययन इसमें आप करेंगे। लेकिन वैसे पहले संक्षेप में आप देख लीजिए किसी वस्तु को देखते हम कैसे हैं। जैसे कोई भी वस्तु है तो प्रकाश स्रोत से जहाँ से उजाला उत्पन्न होता है, वो प्रकाश जहाँ से आती है, कोई भी स्रोत है जैसे मोमबत्ती, लालटेन, सूर्य का प्रकाश, कुछ भी प्रकाश है, तो उस प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश सबसे पहले उस वस्तु पे पड़ती है जिस वस्तु को हमें दिखाई देती है। तो उस वस्तु से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात वो हमारे नेत्रों में पहुंचती है। और नेत्र के विभिन्न भाग हैं जिसके बारे में भी देखेंगे। तो नेत्र के विभिन्न भागों से होते हुए एक रेटिना है, तो रेटिना पर प्रकाश पड़ता है, तो उस रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। मतलब वस्तु कैसे दिखाई देती है? किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश पहले उस वस्तु पर आपतित होता है, वहाँ से परावर्तन के पश्चात, परावर्तित होने के पश्चात हमारे नेत्रों के विभिन्न भागों से गुजरते हुए रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो हमें वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु जो हमें दिखाई देता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र के रेटिना, जिसे हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं, पर बनता है। और दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना है कि रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। मानव नेत्र के रेटिना में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है विकल्प में भी, मानव नेत्र में बना रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, किस प्रकार से होता है? तो वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। तो चलिए अब आप शुरू करते हैं मानव नेत्र का अध्ययन, जो क्लास में आपको अध्ययन करना है। इस क्लास में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। कभी कभी चित्र बनाने के लिए ही पूछ ले आता है। तो मैंने फिगर बना रखा है छोटा सा एक मानव नेत्र का, थोड़ा सा उसकी संरचना जो समझाने के लिए है उसको देने के लिए प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले तो हम मानव नेत्र पर आते हैं। मानव नेत्र है क्या चीज? तो मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जिसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। तो डेफिनेशन अगर लिखना चाहे मानव नेत्र का तो यही लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका मानव नेत्र है, इसके सामने का भाग देखो, ये एक गोले, खोखले गोले के समान होता है और इसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ है। जो उभरा हुआ भाग है
उसे हम कार्निया कहते हैं। अभी एक एक पार्ट के बारे में हम बताएंगे आप सभी लोगों को। तो मानव नेत्र जो होता है वो खोखले गोले के समान होता है और जिसके सामने का भाग उभरा हुआ होता है। ठीक, तो इतना मानव नेत्र में लिख लेना है। और इसके प्रमुख भाग जो है निम्नलिखित है। इसको हम नेत्र गोलक भी कहते हैं। ये पूरा पोर्शन जो है नेत्र गोलक कहलाता है। और नेत्र गोलक का जो व्यास होता है, व्यास वो 25 मिलीमीटर होता है। कितना होता है बेटा? 25 मिलीमीटर, ये ध्यान रखिएगा। जो नेत्र गोलक होता है उसका व्यास 25 मिलीमीटर होता है। तो अब आप लोग बताएं, एक एक स्टेप का नोट्स बनाते जाएंगे या पहले समझ लेंगे फिर बनाएंगे? तो मेरी इच्छा ये है कि आप लोग नोट्स भी कंप्लीट करते रहें, ठीक है, साथ साथ में। तो मानव नेत्र का डिफिनीशन पहले लिखेंगे। मानव नेत्र, नेत्र किसे कहते हैं ये देखना है, कैसा होता है ये देखना है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? अंग्रेजी में लिख लेना ह्यूमन आई, ठीक है। तो बेटा मानव नेत्र हमने अभी आपको बताया एक खोखले गोले के समान होता है जिसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ था। सामने वाले भाग थोड़ा सा उभार नेत्र में देखते हैं और जो नेत्र है वो बिल्कुल खोखले गोले की तरह है। बस अगर ये उभरे हुए पोर्शन को ना देखा जाए तो बिल्कुल गोला ही होगा, खोखला गोला होगा। तो इसमें लिख लीजिएगा मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, ठीक, जिसके सामने का भाग सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, ठीक है। बस यही मानव नेत्र में। बाकी हमने बताया जो मानव नेत्र है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बहुमूल्य अंग है, प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया। और ये जो होता है मानव नेत्र एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करता है। जैसे नेत्र की पलकें हैं वो फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसके शटर की कार्य करती हैं। जब हमारी पलकें बंद होती हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता है, जो पलकें खुलती हैं तो हमें सारी वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देने लगती हैं। कैसे दिखाई देती हैं ये मैंने बताया, और डिटेल में भी देखेंगे। अब इसके प्रमुख भागों का अध्ययन करना है मुझे। तो इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं, ठीक। यही आपको कंप्लीट करना है, निम्नलिखित हैं। अब इसके एक एक भाग का हम आप सब लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज हो गई मानव नेत्र। तो मानव नेत्र में तमाम भाग होते हैं, ये कंप्लीट कर लीजिए फिर इसको मैं डाल दें। अब देखिए फिगर आपको बनाना है, नेत्र का चित्र बनाना, बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो केवल फिगर ही ड्रा कर देना रहता है। पूछता है तो चित्र बना के बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आप नोट्स कैसे बनाएंगे ये चीज पहले आप ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक। लेसन का नाम डालने के बाद ये कुछ ये हेडिंग लिख लीजिएगा, फिर फिगर बनाइएगा, फिर एक एक पार्ट लिखिएगा। मैंने फिगर ऊपर पहले बना दिया है, लेकिन फिगर आप बीच में बना लीजिएगा। कुछ हेडिंग आप ऊपर लिख लेंगे इसके, ठीक है बेटा। ऐसे एग्जाम में भी क्या जाएगा, कभी कभी ये जो है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए 7 मार्क्स का 7 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। लेकिन कभी कभी इससे छोटे छोटे प्रश्न 2 नंबर 4 नंबर 1 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मानव नेत्र की बात आ गई। अब उसके बाद हम दृढ़ पटल की बात करते हैं। अगली हेडिंग मेरी है दृढ़ पटल।
ठीक है, तो दृढ़ पटल क्या है ये देखना है बेटा। अब दृढ़ पटल के बारे में देखो, जो मानव नेत्र का गोलक होता है, मानव नेत्र होता है, उसके सबसे बाहर एक परत होती है, एक परत होती है। सबसे बाहर जो परत होती है वो श्वेत रंग की परत होती है और दृढ़ होती है। दृढ़ मतलब मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, दृढ़ होती है। और उसके बाद में मतलब जो नेत्र के सबसे बाहर वाली परत होती है वो खोखले गोले के समान जो सबसे बाहर जो परत होती है वो दृढ़ होती है, श्वेत रंग की होती है और अपारदर्शी होती है। मतलब पारदर्शी भी नहीं होता है, अपारदर्शी होता है। तो पहले संक्षेप में जाने रहिए। और ये सबसे बाहर वाली परत बेटा ये है, ये परत आप देख रहे हैं, यही दृढ़ पटल है, ऐसे ये, ठीक है, ये दृढ़ पटल है बेटा। तो ये सबसे बाहर वाली परत होती है, मानव नेत्र के सबसे बाहर वाली परत होती है। लेकिन इधर सामने वाला भाग को छोड़ कर बात होती है, जो होता है इधर भी दृढ़ पटल, लेकिन ये इधर पारदर्शी होता है। ये परत जो होती है ये अपारदर्शी होती है, इसका रंग श्वेत होता है, सफेद होता है और ये मजबूत होती है, दृढ़ होती है। और इसी परत को हम दृढ़ पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है? काम ठीक उसी प्रकार का है जैसे किसी कमरे की जो दीवार होती है और छत होता है, जो कार्य वो करती हैं वही कार्य ये पटल करता है। तो आप सब लोग जानते हैं कमरे की दीवार, छत, ये सब क्या कौन सा कार्य करती हैं? कमरे के अंदर रखी वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ऐसे दृढ़ पटल का काम केवल ये है कि नेत्र के भीतर, जो नेत्र के अंदर वाले भाग हैं उनकी सुरक्षा करना। तो दृढ़ पटल नेत्र के भीतर वाले भागों की सुरक्षा करती हैं और प्रकाश अपवर्तन में सहायता भी करती हैं। तो कार्य इतने लिखे, कार्य में लिखना आपको यही है कि दृढ़ पटल का जो काम होता है नेत्र के अंदर बाकी जो भाग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनकी सुरक्षा इधर वही करती हैं। जैसे मान लेते हैं किसी कारणवश अगर आघात हुआ, कोई चोट पहुंचाया, तो नेत्र के आंतरिक भागों को चोट पहुंचने से बहुत अधिक रोक लेता है। दृढ़ पटल पर चोट लगे, आघात होगा, लेकिन अंदर वाले भागों को कुछ जान नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बहुत तेज चोट लगी, बहुत आघात होगा तब तो हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक कुछ चोटों को, आघात को ये रोकता है, इसके अंदर वाले भाग को डैमेज होने से रोकता है दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल क्या देखा आपने? दृढ़ पटल जो होता है मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत होती है, ये श्वेत रंग की होती है, अपारदर्शी होती है, दृढ़ होती है। ठीक है, तो लिखोगे क्या इसमें? लिखोगे मानव नेत्र के सबसे बाहर या नेत्र गोलक के सबसे बाहर एक अपारदर्शी श्वेत रंग की एक दृढ़ पटल होती है। अपारदर्शी श्वेत रंग की एक दृढ़ पटल होती है जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। यह ऐसे लिख लेंगे या इस प्रकार से, मानो या नेत्र ही खाली जोड़ना, नेत्र के सबसे बाहर एक अपारदर्शी श्वेत रंग की एक परत होती है। तो देखिए मानव नेत्र के सबसे बाहर अपारदर्शी, क्या लिखोगे? अपारदर्शी, कामा लगा दीजिएगा, दृढ़ एवं श्वेत रंग की एक परत होती है। जिसे दृढ़ पटल
कहते हैं। ठीक, अब आपको दृढ़ पटल का कार्य भी लिख लेना है। दृढ़ पटल का कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करना होता है। ठीक है, बस। और कार्य है प्रकाश अपवर्तन में सहायता भी करता है, लेकिन बस इतने लिखना है आपको। तो दृढ़ पटल के बारे में आप लोगों ने देखा कि जो दृढ़ पटल होता है वो एक परत होती है, अपारदर्शी होती है, श्वेत रंग की होती है और दृढ़ होती है, और वो नेत्र के सबसे बाकी परत होती है। ठीक है, और उसी परत को हम दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल का मुख्य कार्य होता है नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। ठीक है, अब आगे आपको पढ़ना है रक्तक पटल। तो रक्तक पटल के बारे में देखा जाए, इसको आप ऐसे नोट करेंगे, हेडिंग ब्लैक से रहेगा। ठीक है, और जो बाकी ये होगा हम नीले से होगा। अब हम चाहे काले से लिखें चाहे नीले से लिखें, इससे नहीं मतलब, लेकिन आपको हेडिंग ब्लैक से और ये पोर्शन नीले से लिखना हुआ है। ठीक, लिखना है बेटा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, कंप्लीट नोट्स बनाना है आप लोगों को। अब आप देखेंगे रक्तक पटल की बात करते हैं। रक्तक पटल को अंग्रेजी में कोराइड बोलते हैं। तो देखिए, रक्तक पटल अंग्रेजी में कोराइड बेटा अब कोराइड की बात करें तो क्या है? ठीक, कभी कभी कोराइड से ही पूछ रहा है कोराइड क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोराइड को रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है ये कोराइड रक्तक पटल? तो नेत्र के सबसे बाहर वाली जो परत हुई ये वाली बेटा, ये तो होगा दृढ़ पटल, और इस परत के नीचे, ठीक नीचे बिल्कुल ये वाली जो परत देख रहे हैं, ये वाली परत, ये आपकी ये वाली परत, ये जो है ये आपका रक्तक पटल है। ये भी अपारदर्शी होता है, ये काले रंग की होती है। किस रंग की होती है? काले रंग की, और इसको हम रक्तक पटल कहते हैं। तो रक्तक पटल क्या होता है? दृढ़ पटल के ठीक नीचे, बिल्कुल उसके जस्ट नीचे ही एक काले रंग की अपारदर्शी परत होती है, या झिल्ली होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब भी उससे दृढ़ वाली जो पृष्ठ होती है उससे लगी हुई, बिल्कुल स्पर्श करती हुई एक परत होती है, और इस परत को हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। इसका रंग काला होता है, ये काले रंग की होती है, झिल्ली होता है, झिल्ली टाइप का, लेकिन काले रंग की, एक अपारदर्शी होती है। तो इसका क्या लिखोगे? रक्तक पटल में क्या लिखेंगे? मतलब दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है या परत होती है, कुछ भी लिख लो, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। तो लिखेंगे दृढ़ पटल के ठीक नीचे, काले रंग की एक अपारदर्शी परत लिख लो, या झिल्ली कुछ भी लिख सकते हो, परत होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। तो ये हो गया रक्तक पटल के बारे में। इसके कार्य के बारे में हमें देखना है। तो रक्तक पटल आपको लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे?
यही लिख देना है आपको कि दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक अपारदर्शी, मतलब दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग की एक अपारदर्शी परत होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। अब रक्तक पटल के कार्य के बारे में देखना, इसका कार्य क्या होता है। ये प्रकाश का अवशोषण करता है। पहली चीज आप जानते हैं, जो वस्तु जितनी ही गहरे रंग की होती है वो प्रकाश से और ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। तो चूंकि ये काले रंग की होने के कारण जो होती है, इसलिए प्रकाश का अवशोषण करती है। जैसे अभी आप देखेंगे कि नेत्र के अंदर प्रकाश कैसे प्रवेश करता है, तो जैसे ही प्रकाश प्रवेश करेगा तो ये अपनी ओर अवशोषित बहुत तेजी से करती है। तो ये प्रकाश का अवशोषण करती है। नेत्र के आंतरिक प्रकाश का, नेत्र के अंदर जो होता है वो प्रकाश का अवशोषण करती है और आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ये प्रकाश रोधी वाक्स की तरह काम भी करता है, ठीक है। तो इसके काम में केवल आप इतना लिख लें कि ये प्रकाश का अवशोषण करती है, नेत्र के अंदर प्रकाश परावर्तन को रोकती है, ठीक। और केवल कार्निया से आने वाला प्रकाश ही, आने वाले प्रकाश को ही रेटिना पर पड़ने देती है। खास बात ये होती है, अभी कार्निया से होकर ही नेत्र में प्रकाश प्रवेश करेगा बेटा, ठीक है। ये कार्निया से होकर ही जो प्रकाश होता है वो नेत्र में जाता है, प्रवेश करता है। जैसे मान लेते हैं कोई प्रकाश इधर से आता है तो ये श्वेत रंग की अपारदर्शी है। अगर कुछ प्रकाश मान लेते हैं ये दृढ़ पटल को क्रॉस कर जाती है तो रक्तक पटल इसको नेत्र के अंदर आने से रोक लेगी, मतलब बाहर से आने वाले प्रकाश को रोकती है। केवल कार्निया से आने वाले प्रकाश का ही अवशोषण करती है। बाहर से आने वाला कोई भी प्रकाश अगर आना चाहे तो नेत्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। तो इसका कार्य लिखेंगे, इसका कार्य प्रकाश का अवशोषण करना, का लिखेंगे बेटा, का अवशोषण करना, कामा लगा दीजिए। नेत्र आंतरिक प्रकाश या नेत्र के अंदर प्रकाश परावर्तन को रोकना, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। आंतरिक प्रकाश परावर्तन को रोकना, आंतरिक प्रकाश परावर्तन को रोकना तथा केवल कार्निया से आने वाले प्रकाश को ही रेटिना पर पड़ने देना। ये एक काम और भी करती है, जो केवल कार्निया से आने वाला प्रकाश है उसी को रेटिना पर पड़ने देती है और कोई प्रकाश बाहर से आने वाला प्रकाश रेटिना पर नहीं पड़ता है। तथा केवल कार्निया से आने वाले प्रकाश को ही रेटिना, रेटिना बाद में देखोगे, पर पड़ने देना। इतना इसके काम हो गए। तो ये हुआ रक्तक पटल बेटा। अब आपका हो गया रक्तक पटल। इसके बाद अगली टॉपिक देखिए, रक्तक पटल के बारे में आपने देखा कि दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक परत होती है जिसका रंग काला होता है, अपारदर्शी होती है और उसी परत को हम दृढ़ पटल कहते, वो रक्तक पटल कहते हैं। इसका काम ये होता है कि ये प्रकाश का अवशोषण करती है, नेत्र के अंदर प्रकाश परावर्तन को रोकती है। मतलब आंतरिक प्रकाश परावर्तन को रोकने का मतलब नेत्र के अंदर प्रकाश परावर्तन को क्या करती है, रोकती है और केवल कार्निया से आने वाले प्रकाश को ही रेटिना पर पड़ने देती है। तो ये आप नोट्स कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो आपने पहले पढ़ा दृढ़ पटल फर्स्ट भाग में, तो ये सेकंड भाग डालिएगा बेटा, ठीक है। ये आपका रक्तक पटल। अब थर्ड में हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं।
तो थर्ड में आपको पढ़ना है कार्निया, या कोई भी बता सकते हैं। तो कार्निया, कार्निया को वैसे स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। कार्निया जो होती है उसे हम स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। अब है क्या कार्निया, ये देखना है। थर्ड पार्ट आपका रहेगा बेटा कार्निया, चूंकि इसकी इंग्लिश भी कार्निया ही होती है, ठीक है। कार्निया की अंग्रेजी यहाँ लिख दी गई है, हेडिंग में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब कार्निया क्या होता है, जो मानव नेत्र होता है, और मानव नेत्र के सामने वाला भाग जो होता है, सामने का दृढ़ पटल वाला भाग, दृढ़ पटल जो होता है वो सामने का भाग जो होता है जो कुछ उभरा हुआ होता है। जैसे देखा ये दृढ़ पटल है बेटा, और ये दृढ़ पटल का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। हमने अभी बताया था कि इतने पोर्शन को छोड़ करके दृढ़ पटल का ये भाग जो होता है ये अपारदर्शी होता है, लेकिन ये वाला भाग जो होता है ये पारदर्शी होता है। मतलब जो उभार टाइप का भाग होता है, सामने का भाग जो उभरा हुआ होता है वो पारदर्शी होता है, ठीक। मतलब उसमें इस पार से उस पार दिखाई देता है। तो कार्निया में लिखेंगे क्या है, मतलब मानव नेत्र के दृढ़ पटल का सामने का कुछ भाग कुछ उभरा हुआ एवं पारदर्शी होता है। जो उभरा हुआ होता है वो पारदर्शी होता है, और इसी भाग को हम कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निया। और इसका काम केवल है बाहर से आने वाला प्रकाश कार्निया से होकर ही नेत्र में प्रवेश करता है। मतलब सबसे पहले जो प्रकाश आएगा वो कार्निया पर पड़ेगा, कार्निया से होते हुए नेत्र में पड़ेगा, नेत्र के अंदर प्रवेश करेगा, और तमाम भागे हैं उसके बारे में धीरे धीरे आप अध्ययन करते चल रहे हैं। तो कार्निया किसे कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं मानव नेत्र के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है जिसे कार्निया कहते हैं। कार्निया जो होती है वो पारदर्शी होती है। क्या होता है बेटा, कार्निया पारदर्शी होती है। इसे हम स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कार्निया को स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका लिखेंगे इसके बारे में क्या, मानव नेत्र के दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। इतना लिखा जाएगा कार्निया को, या ऐसा भी लिख सकते हैं जिसे कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा इसमें कहीं एक टॉपिक, या जाने रहिए, कोई जरूरी नहीं सब लिखा ही जाए। तो मानव नेत्र के दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है जिसे कार्निया कहते हैं। कार्निया का काम मैंने बताया कि बाहर से आने वाला प्रकाश कार्निया से होकर ही नेत्र में प्रवेश करता है। तो इतना लिख लेना है, बाहर से आने वाला प्रकाश, बाहर से आने वाला प्रकाश कार्निया से होकर ही नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। ये आपका होगा बेटा। तो ये हेडिंग भी कंप्लीट हो गई।
तो कार्निया के बारे में आपने देखा, ये पोर्शन आपका क्या है, कार्निया है। ये पारदर्शी होती है और ये भी झिल्ली टाइप का ही होता है, पर्दा टाइप का, झिल्ली का एक पर्दा मान लीजिए। लेकिन ये दृढ़ पटल वाला भाग है, दृढ़ पटल का ये भाग तो अपारदर्शी होता है, लेकिन ये भाग पारदर्शी होती है, ठीक है। और इसके इसी से आन जो प्रकाश आता है, वो आने वाला प्रकाश कार्निया से ही होकर नेत्र में प्रवेश करता है। अब अगली हेडिंग आपके बारे में पढ़ना है, आइरिस। आइरिस इंग्लिश शब्द है और इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो परतारिका बोलते हैं। आइरिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परतारिका। तो ऐसा लिख सकते हैं, परतारिका या आइरिस, कुछ भी। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए पहले, तब फिर इसको मिटा लें, आगे देखा जाए। तो देखो आइरिस क्या होता है। देखिए कार्निया जो होती है, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी पर्दा होती है। ये पर्दा है बेटा, एक पर्दा लगा होता है, झिल्ली का पर्दा होता है। कार्निया है और कार्निया के बिल्कुल ठीक पीछे, एक बिल्कुल पीछे ही एक पर्दा होगा, झिल्ली का पर्दा होगा। और वो झिल्ली का पर्दा जो होगा रंगीन होगा। रंगीन होता है, 3 कलर के हो सकते हैं, ज़्यादातर आप देखते हैं ब्लैक होता है। नेत्र में जो गोल गोल कलर दिखाई देता है वही है आपका, उसी को हम बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, नेत्र की किसी भी व्यक्ति के अपने या दर्पण से या किसी से अपने नेत्र को देखो तो बीच में थोड़ा सा कोई रंगीन भाग काला दिखाई देता है। कुछ लोगों की नीली भी होती हैं, कुछ लोगों की भूरी भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के जो होते हैं ब्लैक होता है, काला होता है। तो वही जो काला भाग आपको दिखाई देता है वही आपका परतारिका है, मतलब आइरिस है, ठीक है। तो ये देखिए आइरिस होता है क्या है, इसके बारे में देखना है आपको। आइरिस का रंग जो होता है रंगीन होता है, रंगीन होगा। अब ब्लैक कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है, और किसी कलर वो क्या बोलते हैं भूरी कलर का हो सकता है। 3 ही कलर ज़्यादा होती है, जैसे बिल्ली की आंख देखेंगे तो आपको कलर दिखाई देता है। तो कार्निया के ठीक पीछे एक झिल्ली का पर्दा होता है, वो पर्दा अपारदर्शी होता है, रंगीन होता है, और जिसे हम आइरिस या परतारिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आइरिस या परतारिका कहते हैं, ठीक है। तो परतारिका लिख लीजिए, परतारिका या आइरिस भी बोलते हैं इसे, अंग्रेजी आइरिस है, अथवा लिख लो या लिख लो आइरिस। आइरिस, ठीक है। इस वाला सा बना दो चाहे वो वाला सा, आइरिस होगा, ठीक है। अब आइरिस किसे कहते हैं, लिखा क्या जाएगा ये देखना है आपको, ठीक है। तो आइरिस में लिखना बेटा है, आप मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, आप नीले से ही लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे, कार्निया के ठीक पीछे रंगीन एक अपारदर्शी रंगीन पर्दा होता है। अपारदर्शी होता है, रंगीन होता है, मैंने रंग में बताया, ठीक है। रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है या झिल्ली होती है, कुछ भी लिख सकते हो। उसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं या परतारिका कहते हैं। आइरिस का काम केवल ये होता है पुतली के आकार को छोटा करना या बड़ा करना। ये पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करती है, ठीक है। तो आइरिस में लिखोगे कार्निया के ठीक पीछे रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है।
जिसे परतारिका लिख लो, चाहे आयरिस लिख लो, कुछ भी लिख लो, परतारिका कहते हैं। ठीक है, जिसे परतारिका कहते हैं या आयरिस कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आयरिस का काम केवल होता है पुतली के आकार को छोटा करना या बड़ा करना, अर्थात आयरिस का कार्य पुतली के आकार को नियंत्रित करना है। ठीक है, लिख दीजिएगा आयरिस। आयरिस परतारिका एक ही बात होती है बेटा। आयरिस का मुख्य कार्य पुतली के आकार को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, ये आपका हो गया पुतली के आयरिस के बारे में आपने देखा। तो आयरिस की बात आपने समझी कि जो कार्निया होती है उसके ठीक पीछे एक झिल्ली का पर्दा होता है, और उस झिल्ली के पर्दे का जो रंग होता है वो रंगीन होता है, काला हो सकता है, नीला हो सकता है, भूरा हो सकता है। ठीक है, और उस आयरिस को हम या तो परतारिका या फिर आयरिस कहते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। आयरिस इंग्लिश शब्द है, परतारिका हिंदी शब्द है। और आयरिस का काम जो होता है वो पुतली के आकार को छोटा कर देती है, बड़ा कर देती है। अभी आप इस टॉपिक के बाद में आप देखेंगे कैसे ये छोटा करती है और कैसे बड़ा करती है। ठीक है, तो देखिए आगे इसको पूरी बात आप समझते जाएंगे, नोट्स कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है बेटा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये मानोनेत्र इम्पॉर्टेंट लेसन है। इसमें किसी न किसी प्रकार का क्वेश्चन इस लेसन से आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, इसलिए इसको ढंग से तैयार करेंगे। यदि कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं कॉन्टैक्ट नंबर तो नोट कर लीजिए। ठीक है, 9918060776। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी से जिसमें आपको सुविधा हो उससे संपर्क कर सकते हैं अगर कोई बात नहीं समझ में आती है। और अन्य बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ पाएँ मानोनेत्र के बारे में। उसके बाद हम पुतली पढ़ेंगे। पुतली, पुतली अथवा नेत्र तारा, इसको नेत्र तारा भी बोलते हैं अथवा नेत्र तारा। पुतली अथवा नेत्र तारा के बारे में आपको पढ़ना है। अब ये क्या है पुतली और नेत्र तारा? तो जो देखिए पुतली नेत्र तारा है क्या, जो आयरिस होती है उसके बिल्कुल बीच में, आयरिस मतलब जो परतारिका होती है उसके बिल्कुल ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के आँख में ध्यान से देखें तो वो छिद्र आपको दिखाई देगा। अपनी आँख में ही दर्पण से देखते हैं तो वो छिद्र भी आपको दिखाई देता है। उसी छिद्र को, उसी छेद को चाहे छेद को, बात एक ही है, हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। मतलब जो आयरिस है, पर्दा है झिल्ली का, उस पर्दे पर बीच में बिल्कुल एक छेद होगा, छोटा सा छिद्र होगा, उस छिद्र को हम कहते हैं पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। तो पहले पुतली के बारे में लिख लीजिए। नेत्र तारा के बीच में ये आपकी पर्दा था पूरा आयरिस, ये देखो छिद्र है, ये जो छेद है यही छेद आपका पुतली या नेत्र तारा कहलाएगा। पुतली को नेत्र तारा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या जाएगा बेटा? आयरिस के ठीक बीच में या बिल्कुल मध्य, ऐसा भी लिख सकते हो, आयरिस के बिल्कुल
बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। देखो बेटा, आइरिस के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, छिद्र जिसे हम पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है। अब कार्निया से आने वाला प्रकाश, जो कार्निया से आने वाला प्रकाश है, अभी आपने देखा था कि ये जो आइरिस होती है या पारदर्शी होती है तो नेत्र के अंदर प्रवेश कैसे करेगा। तो कार्निया से आने वाला प्रकाश पुतली से होकर, अब ये इधर तो जा नहीं पाएगा, ये पर्दा जो देख रहे हैं ये पारदर्शी, तो इससे होकर जा नहीं सकता है। तो ये जो छेद है पुतली से होकर ही नेत्र लेंस पर आपतित होता है। तो यहाँ लिख लीजिए, कार्निया से आने वाला प्रकाश, कार्निया से आने वाला प्रकाश पुतली से होकर नेत्र लेंस पर आपतित होता है। ठीक है, आपतित होता है। अब कुछ चीज़ें पुतली के बारे में और देखना है बेटा। ठीक, अब देखिए, हम कम प्रकाश होता है या अधिक प्रकाश होता है तो उसमें भी उसको देख लेते हैं। कम प्रकाश का मतलब थोड़ा सा धुंधला अंधेरा टाइप का है, बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं है तो भी हमें कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अब कम प्रकाश में और अधिक प्रकाश में पुतली का आकार होता क्या है। तो जब प्रकाश की मात्रा कम होती है, अधिक प्रकाश नहीं होता है, थोड़ा सा अंधेरा टाइप का होता है, तो पुतली का आकार अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है। और जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, धूप होता है या बहुत अधिक उजाला होता है, तो पुतली का आकार जो होता है अपने ही आप कम हो जाता है, अपने आप कम हो जाता है। आप नहीं जान पाएंगे, ये पुतली में स्वयं होता है। मनुष्य को पता नहीं चलेगा कब पुतली का आकार कम हुआ कब बड़ा हुआ। इससे होता क्या है, मान लें अगर बहुत अधिक प्रकाश है तो अगर पुतली का आकार सेम साइज रहे, ना घटे ना बढ़े, उतने ही साइज उतना ही रहे, तो नेत्र के अंदर अधिक प्रकाश, जब अधिक उजाला होगा तो अधिक प्रकाश जा सकता है, जिससे नेत्र के आंतरिक भागों को नुकसान भी हो सकता है। या कम प्रकाश है तो उतने आकार है तो नेत्र के अंदर कम प्रकाश पहुंच पाएगा, जिससे आपको देखने में थोड़ी समस्या हो सकती है। तो इसीलिए पुतली का आकार छोटा हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। तो क्या होता है, कैसे होता है, ये देखना है। कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा और अधिक प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, जिससे नेत्र के अंदर पर्याप्त मात्रा में ही प्रकाश पहुंच पाता है। मतलब जितनी आवश्यक होती है या नेत्र के अंदर आवश्यक मात्रा में ही प्रकाश पहुंच पाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें जगह बेटा कम है इसलिए बोल देते हैं, लिख लो। तो लिखिए आप लोग, फिर हम बोल रहे हैं, लिखते रहिए आप लोग। आप बोल देते हैं, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। तो लिखिए, कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा, कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा तथा अधिक प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। पैराग्राफ बदल के लिखना है, कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा तथा अधिक प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, जिससे
नेत्र के अंदर आवश्यक मात्रा में ही प्रकाश पहुंच पाता है, जिससे नेत्र के अंदर आवश्यक मात्रा में ही प्रकाश पहुंच पाता है। ठीक, और लिख लीजिए पूर्ण विराम के बाद, इस क्रिया को पुतली का समायोजन भी कहते हैं। इस क्रिया को पुतली का समायोजन भी कहते हैं। कभी कभी पुतली का समायोजन भी पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाएगा पुतली का समायोजन किसे कहते हैं, या पुतली का समायोजन से क्या समझते हैं, या पुतली का समायोजन क्या है। तो क्या लिखोगे, अधिक प्रकाश में पुतली का आकार, या कहीं कम से कोई भी पहले लिख लो, कम प्रकाश में पुतली का आकार छोटा नहीं बड़ा, कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा तथा अधिक प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, जिससे नेत्र के भीतर आवश्यक मात्रा में ही प्रकाश पहुंच पाता है। इस क्रिया को हम पुतली का समायोजन कहते हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि छोटा और बड़ा कैसे होता है। तो जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आइरिस की मांसपेशियां जो होती हैं, जो ये आइरिस होता है, आइरिस जो होता है किनारों पर सिकुड़ जाता है, सिकुड़न टाइप का हो जाता है। सिकुड़ने से होता है क्या है, ये भी सिकुड़ना शुरू कर देती है ये दोनों किनारों पर, तो इससे ये टाइट हो जाता है यहाँ वाला पोर्शन और ये इधर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी कपड़े के बीच में, ये कपड़ा मान लेते हैं आपका, ऐसे झिल्ली ही पर्दा टाइप का है, ऐसे ही तो है। अब अगर इसके बीच में कोई छिद्र हो और उसको हम चारों तरफ से खींचे इधर, तो आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उससे ठीक यही काम होता है। मतलब जब पुतली कम प्रकाश होता है तो ये सिलियरी मांसपेशियां होती हैं किनारों पर सिकुड़ने लगती हैं, जिससे यहाँ पे तनाव आ जाता है और ये छेद बड़ा हो जाता है। और जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो ये सिकुड़न कम हो जाता है और शिथिल हो जाती है, ढीली हो जाती है, जिससे इधर की ओर बढ़ जाता है और आकार क्या होता है, घट जाता है। तो ये हो गया पुतली अथवा नेत्र तारा। तो पुतली अथवा नेत्र तारा के बारे में देखा। पुतली किसे कहते हैं ये देखा कि आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, नेत्र से आने वाले कार्निया से आने वाले प्रकाश को नेत्र लेंस पर पहुंचाना होता है, आपतित करना होता है। ठीक है, और इसके समायोजन के बारे में देखा कि अधिक प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा और कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा और अधिक प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, जिससे नेत्र के अंदर आवश्यक मात्रा में ही प्रकाश प्रवेश कर पाता है। तो इतना तो लिखने के लिए बताएगा आपको, जितना लिखे, और सारी चीजें समझाई गई आपको। ठीक, अब अगली हेडिंग के बारे में आते हैं, हम नेत्र लेंस पढ़ेंगे। अब आपको पढ़ना बेटा है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस देखो, तो नेत्र लेंस कौन होता है। नेत्र लेंस को अंग्रेजी में आई लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो लेंस, नेत्र लेंस के बारे में आप लोग पढ़े, नेत्र लेंस। ठीक है, तो नेत्र लेंस है क्या चीज ये देखना है। तो देखिए नेत्र लेंस, अब देखो नेत्र लेंस होता है क्या है, ये पुतली है, पुतली के ठीक पीछे ये एक लेंस बना है, ये ऊतकों का बना हुआ है और ये पारदर्शी ऊतक है। क्या है, पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल लेंस, उत्तल लेंस जानते हैं, जिस लेंस के दोनों पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होते हैं उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं या द्विउत्तल लेंस कहते हैं, बात एक ही होता है। तो जो नेत्र लेंस होता है वो उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करता उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। तो डिफिनीशन आप लिखेंगे स्वयं, हम नहीं लिखेंगे, आपको बोल रहे हैं लिख लीजिए। तो अभी पहले समझ लो फिर लिखना बाद में बेटा। तो यही नेत्र लेंस है, ये पुतली के ठीक पीछे है और ये किसका बना हुआ है, पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ होता है और ये द्विउत्तल लेंस कहलाता है। तो क्या लिखोगे इसमें, लिखा क्या अभी लिखना बाद में, पहले समझ लो क्या लिखा जाएगा। तो पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है।
जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, इतना लिखिए तब आगे बढ़े। नेत्र लेंस में लिखो वो पुतली के ठीक पीछे, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ, पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है, एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। अब रुक जाओ बेटा, अब आपको नेत्र लेंस हो गया। और ये नेत्र लेंस जो होता है एक प्रकार की सिलियरी मांसपेशियों पर टिका होता है। किस पर टिका होता है? सिलियरी मांसपेशियों पर टिका होता है। सिलियरी मांसपेशियां, इनको हम सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं, या पक्षमाभी मांसपेशी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षमाभी मांसपेशियां भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पक्षमाभी मांसपेशियां। ठीक है, तो अब ये पक्षमाभी मांसपेशियां या सिलियरी मांसपेशियों पर टिके होते हैं। जो उत्तल लेंस होता है इनके सिरे पक्षमाभी मांसपेशियों पर टिके होते हैं। अब ये ऊपर से और नीचे से ये दबा रखता है इसको। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इसका क्या काम होता है, नीचे पहले लिख लो, थोड़ा सा एक लाइन और लिखे। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस पक्षमाभी मांसपेशियों के बीच, पक्षमाभी मांसपेशियों के बीच टिका रहता है। ठीक, अब फिर बंद कर दो लिखना बेटा। आगे देखिए, ये होता है क्या है बेटा कि जैसे हम देखते हैं कि हमें पास की वस्तु भी दिखाई देती है और दूर की वस्तु भी दिखाई देती है, तो हम एक ही लेंस है। अब आपने उत्तल लेंस में देखा था कि अगर कोई वस्तु कहीं पर रखी, अनंत पर रखी है, तो उसका वस्तु फोकस पर ही बनेगा। तो आखिर भाई इसमें क्या होता है, जब ये एक ही लेंस है, उत्तल लेंस है, तो पास स्थित वस्तु है तो भी देख सकते हैं, दूर स्थित वस्तु है तो भी देख सकते हैं, अर्थात उसका वस्तु, उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बन रहा है। तो ये कैसे बन रहा है आपका? तो इसके कैसे संभव नहीं है। जैसे उत्तल लेंस की अगर हम किरण आरेख की बात करें, उस दृष्टि से देखें तो ये संभव नहीं है। तो ये कमाल सिलियरी मांसपेशियों का है, पक्षमाभी मांसपेशियों का होता है। सिलियरी मांसपेशियां करती क्या है, लेंस पर अधिक अथवा कम, अधिक अथवा कम दाब डालकर इसकी फोकस दूरी, जैसे जो लेंस है इसको अगर मान लें ढीला कर देती है तो लेंस चपटा हो जाएगा, फोकस दूरी कुछ कम ज़्यादा हो जाएगी। दाब देंगी तो ये और इस टाइप का फैलाव टाइप का हो जाएगा। मतलब जो सिलियरी पक्षमाभी मांसपेशियां होती हैं वो नेत्र लेंस पर दबाव डाल करके आवश्यकता अनुसार जब जरूरत होगी तब कम दाब डालेंगे, जब जरूरत होगी तो अधिक दाब डालेंगी। तो सिलियरी पक्ष या पक्षमाभी जो भी कहें, तो सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस पर अधिक अथवा कम दाब डालकर उसकी फोकस दूरी को इस प्रकार समंजित कर देती हैं, मतलब इस प्रकार से उसकी फोकस दूरी को परिवर्तित करती हैं, फोकस दूरी को इतना बदल देती हैं कि वस्तु चाहे दूर स्थित हो चाहे पास में स्थित हो, नेत्र के दोनों ही स्थिति में दिखाई दे, मतलब दूर अथवा पास स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे। ठीक है, स्पष्ट प्रतिबिंब कब दिखाई देगा, जब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, रेटिना पर बनेगा। रेटिना पर बना हुआ ही प्रतिबिंब दिखाई देता है और रेटिना से पहले बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। रेटिना के इधर बनेगा तो भी नहीं दिखाई, यहाँ भी कहीं बन गया, बीच में कहीं बन गया, तो वो वस्तु आपको दिखाई नहीं दे सकती है जब तक इस परत पर नहीं बनेगी। इसका नाम है रेटिना, जिसे हम हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। इसके बारे में भी आगे अध्ययन कर रहे हैं। तो नेत्र लेंस के बारे में आपने लिखा। अब इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ और बदल के लिख लेना है कि लिखो पक्षमाभी मांसपेशियां नेत्र लेंस पर
अधिक अथवा कम दाब डालकर, अधिक अथवा कम दाब डालकर उसकी फोकस दूरी को इस प्रकार समंजित करती है। इस प्रकार समंजित लिख लो या परिवर्तित लिख दो, इस प्रकार परिवर्तित करती हैं जिससे पास अथवा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, पास अथवा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। ठीक, ये बात हो गई बेटा, रेटिना पर ही बने। तो नेत्रलेंस की बात किया गया, अगर नेत्रलेंस के अपवर्तनांक की बात करो तो इसका माध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है, 1.44 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, माध्य अपवर्तनांक होता है। तो नेत्रलेंस के बारे में देखा। अब आप देखेंगे जलीय द्रव देखना है। सो सबसे पहले हम रेटिना की बात कर लेते हैं। रेटिना को हिंदी में दृष्ट पटल कहते हैं। ठीक है, दृष्ट पटल। आप दृष्ट पटल अब लिखाएंगे नहीं बेटा, नोट कर देते हैं, थोड़ा टाइम आप लोग नोट कीजिए, हम बोल देते हैं। तो पहले समझो दृष्ट पटल क्या होता है। रक्तक पटल जो होता है, रक्तक पटल जो देख रहे हैं, ये रक्तक पटल के नीचे, ठीक नीचे एक और होती है, ये झिल्ली होता है, झिल्ली का पर्दा होता है और ये पारदर्शी होता है। रक्तक पटल के ठीक नीचे एक पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम दृष्ट पटल या रेटिना कहते हैं। ये झिल्ली का पर्दा होता है जिसे दृष्ट पटल या रेटिना कहते हैं। ठीक है बेटा, रेटिना कहते हैं। समझ में आई बात? अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं, हिंदी में दृढ़ पटल कहते हैं। और दृढ़ पटल रेटिना पर प्रकाश तंत्रिकाओं का एक जाल सा फैला होता है, दृष्ट तंत्रिका का एक जाल सा फैला होता है। ठीक है, और किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, चाहे कोई भी वस्तु, अभी आपको बार बार बताएगा कि जो प्रतिबिंब होती है वस्तु को, वो वस्तु का वो रेटिना पर बनता है। इसी पर्दे पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो वस्तु आपको दिखाई देगी, अन्यथा दिखाई नहीं देगा। अगर यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, कहीं भी बन जाए तो नहीं दिखाई, या इसके बाहर बन जाए यहाँ पे, तो भी वस्तु दिखाई नहीं देती है जब तक आपका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। तो रेटिना में क्या लिखोगे बेटा? लिखेंगे, लिखिए, रक्तक पटल के ठीक नीचे एक पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। रक्तक पटल के ठीक नीचे एक पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे दृष्ट पटल या रेटिना कहते हैं। ठीक, रेटिना कहते हैं। आगे लिख लीजिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। तो ये बात हो गई। अब बाकी चीज़ें आपको समझ लेना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में और क्लास में समझाया जाएगा। तो देखो, रेटिना पर दृष्ट तंत्रिकाओं का एक जाल होता है और उसी जाल के द्वारा रेटिना पर जो ये है और ये सभी तंत्रिकाएं इसी प्रकार से होकर मस्तिष्क को चली जाती हैं और वो मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती हैं। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना, किस आकार का बना, किस रंग का बना, तो उसका ज्ञान जो होता है इन्हीं दृष्ट तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क को प्राप्त होता है। और वो आपको मैंने पहले ही बताया था कि रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर वो उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क उसका अनुभव सीधे रूप में करता है। ठीक है, तो रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब ध्यान रखिएगा हमेशा वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से बड़ा कभी नहीं होता। ठीक है, छोटा ही होता है। तो रेटिना के बारे में बात हुई। और रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुत अधिक संख्या में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं।
एक कोशिका जो होती है, एक सेल जो होती है दंडाकार सेल कहलाती है और एक शंक्वाकार सेल कहलाती है। ठीक है, तो दंडाकार सेल जो होती है वो प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती है, जिसके द्वारा हमें ये पता कर चलता है कि रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब जो बना उसका आकार क्या है। और जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना उसको किस रंग का है। मतलब दंडाकार सेल प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं और शंक्वाकार सेल प्रकाश के रंग का आभास कराती हैं, वस्तु का रंग क्या है। ठीक, तो ये बात हो गई, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं, रेटिना पर इतना ही लिखिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनता है तभी वो दिखाई देता है, और कोई भी वस्तु है जितनी, तो सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब किस पे बनता है, रेटिना पर बनता है। मतलब रेटिना प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है जलीय द्रव, हेडिंग डाल के लिखेंगे बेटा जलीय द्रव। अब समझा देते हैं, अब आप कंप्लीट कर ले जाएंगे नोट हमारे ख्याल से। तो देखो ये हुआ कार्निया, ये हुआ कार्निया और ये हुआ नेत्रलेंस। तो कार्निया और नेत्रलेंस के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जगह देख रहे हो, यहाँ पे ये खाली जगह है बेटा। ठीक है, ये तो कार्निया या नेत्रलेंस या कार्निया और जिसे हम क्या कहते हैं नेत्रलेंस ही रखो, नेत्रलेंस के बीच में एक द्रव भरा होता है और वो द्रव बिल्कुल जल के समान होता है, नमकीन होता है और पारदर्शी होता है और निम्न अपवर्तनांक का होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव। तो जलीय द्रव की परिभाषा लिख सकते हो, देखो कार्निया तथा नेत्रलेंस के बीच, क्या लिखोगे, कार्निया तथा नेत्रलेंस के बीच के खाली स्थान में जल के समान पारदर्शी निम्न अपवर्तनांक का, जल के समान कामा लगाओ, पारदर्शी एवं निम्न अपवर्तनांक का एक द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, जलीय द्रव। बात हो गई। उसके बाद आपको पढ़ना है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव ये जो है, ये पोर्शन, इसमें एक प्रकार का द्रव भरा होता है। इस द्रव को हम काचाभ द्रव कहते हैं। तो ये कौन सा स्थान है, मतलब नेत्रलेंस और रेटिना के बीच का जो खाली जगह है वो काचाभ कक्ष कहलाता है और उसमें जो द्रव भरा होता है वो काचाभ द्रव कहलाता है। ये द्रव जल के समान नहीं होता है, ये जल की अपेक्षा कुछ गाढ़ा होता है, पारदर्शी होता है, इसका अपवर्तनांक भी अधिक होता है। मतलब जो नेत्रलेंस है और रेटिना है इसके बीच के जो जगह खाली जगह है इसमें जो द्रव भरा होता है उसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। लेकिन काचाभ द्रव जो होता है वो जल के समान नहीं होता, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, और अपवर्तनांक थोड़ा सा अधिक होता है। तो इसमें काचाभ द्रव के बारे में क्या लिखोगे बेटा, काचाभ द्रव, काचाभ हेडिंग वार डाल के आप कंप्लीट करते रहेंगे द्रव। ठीक है, काचाभ द्रव में लिखोगे नेत्रलेंस तथा रेटिना, नेत्रलेंस तथा रेटिना के बीच के खाली स्थान में, नेत्रलेंस तथा रेटिना के बीच के खाली स्थान में जल के समान नहीं, जल के समान नहीं, नेत्रलेंस तथा रेटिना के बीच के खाली स्थान में गाढ़ा कामा लगा लीजिएगा, पारदर्शी, पारदर्शी ये भी होगा, पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक का एक द्रव भरा होता है, एवं उच्च अपवर्तनांक का एक द्रव भरा होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं, जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक बेटा, बस इतने लिखना है इसमें। उसके बाद 2-3 टॉपिक आपको और पढ़नी है। एक पढ़ना है बेटा पीत बिंद, पीत बिंद, इसे हम येलो स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो पीत बिंद क्या होता है ये देख लो।
अब जो ये रेटिना है, रेटिना जो है, ये रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच में एक छोटा सा बिंदु होता है, छोटा सा स्थान होता है, और वो स्थान पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का। उसी स्थान को हम पीतबिंद कहते हैं। पीतबिंद इसीलिए नाम दिया गया इसको क्योंकि इसका ये पीला होता है और ये रेटिना के बिल्कुल बीच में होता है, इसे हम पीतबिंद कहते हैं। तो इसमें लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं आप लोग, रेटिना के बिल्कुल बीच में एक पीले रंग का बिंदु होता है, बीच में छोटा सा एक पीले रंग का बिंदु होता है जिसे हम पीतबिंद कहते हैं। और पीतबिंद पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। मतलब पीतबिंद जो होता है प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। रेटिना का कोई भाग इतना अधिक सुग्राही नहीं होता है जितना पीतबिंद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब पीतबिंद पर बनता है तो वो सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, सबसे साफ, सबसे क्लियरिटी तभी होगा वस्तु को देखने में जब उसका प्रतिबिंब पीतबिंद पर बनता है। अगर रेटिना के किसी अन्य भाग पर किसी उसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो वस्तु दिखाई तो देगी लेकिन उतना क्लियरिटी नहीं होगा जितना पीतबिंद पर बनता है। तो पीतबिंद पर सुग्राह्यता जो होती है प्रकाश की सबसे अधिक होती है, अर्थात पीतबिंद प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। तो पीतबिंद आपने देखा बेटा, या पीतबिंद का डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर प्रच्छेद करता है उसे हम पीतबिंद कहते हैं। ये तो मैथमेटिकल टाइप में लिखा गया, मतलब मुख्य अक्ष पर ही होता है ये, लेकिन वही लिखिएगा कि रेटिना के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा बिंदु पीले रंग का, छोटा सा पीले रंग का एक बिंदु होता है जिसे हम पीतबिंद कहते हैं। पीतबिंद पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, अर्थात पीतबिंद पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसके बाद आपका आता है अंधबिंद, ब्लाइंड स्पॉट, अंधबिंद। ठीक है, तो अंधबिंद किसे कहते हैं ये देखना है। देखो रेटिना को, ठीक है, ये जो रेटिना पर प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं, दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं, वो रेटिना को किसी स्थान पर छेद देती हैं और छेद कर मस्तिष्क को जाती है। ये देखिए यहाँ से इस स्थान पर छेद करके मस्तिष्क को गई हैं। तो दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना को जिस स्थान पर छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को या उस स्थान को हम अंधबिंद कहते हैं। वहां पे रेटिना पर छेद हो जाता है, ये ऐसे निकल कर चली जाती हैं, तो उस बिंदु को हम अंधबिंद कहते हैं। और अंधबिंद प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता। अंधबिंद पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है, बिल्कुल शून्य होती है। मतलब अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अंधबिंद पर बनता है तो वो वस्तु आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो अंधबिंद में क्या लिखना है आपको, देखा ये बिंदु आपका अंधबिंद है, ब्लाइंड स्पॉट है बेटा। ठीक है, ये बिंदु जो है अंधबिंद है। और ये बिंदु आपका जो होता है, इस बिंदु पर अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। तो अंधबिंद के बारे में हो गई। तो इतनी टॉपिक मानव नेत्र का वर्णन हो गया और इसके कुछ भागों का वर्णन बाद में भी किया जाएगा, लेकिन मानव नेत्र का सचित्र वर्णन आएगा तो पूरा वर्णन इतना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में आई बात। तो मानव नेत्र आपने पढ़ा आज के क्लास में। अब इस मानव नेत्र वाले में कोई टॉपिक आपके नहीं समझ में आती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, आगे के क्लास में हम इस नेत्र की कार्यविधि पढ़ेंगे। आज केवल इसकी संरचना के बारे में पढ़ा क्या क्या है, तो अगले की क्लास में, आगे की क्लास में हम आप सभी लोग क्या पढ़ेंगे, कार्यविधि। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।